हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं CRR, RR और SLR क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या CRR क्या होता है, SLR और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बैंक रेट क्या होता है। ए बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट, यानी बैंक रेट को इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, एट विच नेशन सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू डोमेस्टिक बैंक। यानी कि लैंड मनी टू डोमेस्टिक बैंक कहने का मतलब क्या हुआ, जो कि सेंट्रल बैंक जो डोमेस्टिक बैंक होती है उनको पैसा ब्याज पे देता है, उसको बोलते हैं हम, जो ब्याज दिया जाता है ना जिस पैसे पे, उसको बोलते हैं बैंक रेट। यानी कि जिस रेट पे, जिस जिस इंटरेस्ट रेट पे डोमेस्टिक बैंक को जो सेंट्रल बैंक पैसा उधार देता है, और फिर इन द फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म लोन। यानी कि क्या है, ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। ठीक है ना। मैनेजिंग द बैंक रेट इज मेथड बाई, अब किस मेथड से, जो बाई विच सेंट्रल बैंक अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इससे से जो इफेक्ट पड़ता है उसको इकोनॉमी पे हमारी, यानी कि इससे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं बैंक रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है। बैंक रेट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट लोन ऑफर्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कॉमर्शियल बैंक। यानी कि सेंट्रल बैंक जो कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है उस पे जो चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं हम बैंक रेट। और रेपो रेट किसको बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं चार्ज फॉर रीपर्चेजिंग द सिक्योरिटी सोल्ड। यानी कि जो सिक्योरिटी बेची गई है उनको रीपर्चेज करने के लिए बाय द कॉमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल बैंक। यानी कि जो कि सेंट्रल बैंक से कॉमर्शियल बैंक लेता है। ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल बैंक, सोल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक टू द, अच्छा, जो कि कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो किसको सोल्ड करती हैं, सेंट्रल बैंक को सोल्ड करती हैं, उसको बोलते हैं रेपो रेट। जिस रेट पे वो अपनी सिक्योरिटी को सोल्ड कर रही हैं, बाद में परचेज करेंगी वो बाद की बात है। ठीक है ना। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की बात करें हम तो बैंक रेट जो है वो ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। जो बैंक रेट होता है वो रेपो रेट से हाई रखा जाता है। ठीक है ना। और रेपो रेट क्या होता है, लो होता है बैंक रेट से। यानी कि सीधी सी बात है, ये हाई होगा, ये हाई रहता है, और ये जो है वो लो रहता है रेपो रेट। ठीक है ना। अच्छा, बैंक रेट की बात करें, इट इज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द लैंडिंग रेट। यानी कि लैंडिंग रेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो पैसा हम ब्याज पे ले रहे हैं उस पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है ये ऑफर टू द कस्टमर, कस्टमर पे रिस्ट्रिक्टिंग पीपल टू अवेल लोन एंड डिमांड द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी जो है वो इफेक्ट डालता है बैंक रेट। बट अगर हम बात करते हैं ना रेपो रेट की, तो रेपो रेट इज यूजुअली हैंडल बाय द बैंक, बैंक हैंडल करती है इसको, एंड डज नॉट इफेक्ट द कस्टमर डायरेक्टली। अब देखो, बैंक रेट तो कस्टमर पे डायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा है, बट जो रेपो रेट होता है वो कस्टमर पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालता है। जो कीवर्ड है ना यहाँ पे वही नोट करने होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली इफेक्ट डालता है ये। ठीक है ना। डायरेक्ट इफेक्ट डालता है ये किस पे, कस्टमर पे। और ये नोट, बस ऐसे करके कीवर्ड जो है इनके नोट करने होते हैं। अच्छा, एक कीवर्ड यहाँ पे था, ये हाई रेट होता है इसका, इसका लो रेट होता है। बैंक रेट, अगर कोलेटरल की बात करें हम तो नो कोलेटरल इज इन्वॉल्व, इसमें कोई कोलेटरल की बात नहीं होती। यानी कि जो एग्रीमेंट होता है ना उसकी कोई बात नहीं होती। बट यहाँ पे जब हम सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं तो सिक्योरिटी बॉन्ड एग्रीमेंट एंड कोलेटरल आर इन्वॉल्व, यहाँ पे जो है वो कोलेटरल की जरूरत होती है। जब हम बात करते हैं डील विद, तो किसके साथ डील करता है बैंक रेट, किसके साथ डील करेगा, केटर टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। यानी कि जब कॉमर्शियल बैंक पैसा उधार लेती है सेंट्रल बैंक से, ठीक है ना, तो सेंट्रल बैंक के साथ डील करेगा ये। अच्छा, रेपो रेट की बात करें, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए होता है। ठीक है ना। अच्छा, बैंक रेट की अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं इसमें, तो टाइम फ्रेम क्या होता है बैंक रेट में, लॉन्ग लोन टेन्योर अंडर द बैंक रेट इज लॉन्गर जनरली 28 डे। यानी कि यहाँ पे क्या बात इंपॉर्टेंट है कि 28 दिन से ज़्यादा के लिए जो होगा। ठीक है ना। अच्छा, बीइंग एन ओवर टाइम लोन, ओवरनाइट लोन, यानी कि एक नाइट के लिए भी हो सकता है पैसा उधार रेपो रेट में, क्योंकि लोअर है ना। अच्छा, द लोन टेन्योर अंडर द रेपो रेट इज 1 डे, यहाँ पे 1 डे होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है,
28 डे होता है, ठीक है ना, ये चीज होती है। अगर रीपर्चेज एग्रीमेंट की बात करें तो बैंक रेट में नो रीपर्चेजिंग होती है, यहाँ पे कोई रीपर्चेजिंग नहीं होती है। बट अगर हम बात करें जैसे कि हमने मान लीजिए कोई चीज हमने जो है वो अपने बॉन्ड्स वगैरह जो है वो सेंट्रल बैंक को सेल कर दिए, सोल्ड कर दिए, ठीक है ना, हमने यहाँ पे, तो हमें बाद में रीपर्चेज भी तो करने होते हैं, तो ये रीपर्चेज एग्रीमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ टूल, किस टूल की बात होती है, तो बैंक रेट में जो है इट एक्ट एज ए टूल टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन लैंडिंग रेट इज कंट्री, कंट्री के ऊपर डिसाइड होता है, कंट्री जो वो के हिसाब से डिसाइड होता है ये, ठीक है ना। अगर रेपो रेट की बात करते हैं हम, इट एक्ट इज मैंडेटरी टूल टू डिसाइड द लिक्विडिटी रेट, ये लिक्विडिटी रेट को डिसाइड करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड की बात होती है ना यहाँ पे, यानी कि शॉर्ट टर्म की बात होती है इसमें, इस वजह से, ठीक है ना। इन द बैंकिंग सिस्टम एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने की बात रेपो रेट में की जाती है। अगर हम बात करते हैं बैंक रेट और रेपो रेट की, तो देखो एक चार्ट एक बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे दे रखा है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो बैंक रेट जो वो सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू अदर बैंक, सेंट्रल बैंक जो पैसा उधार किसको देती है, अदर बैंकों को देती है, तो उसमें बैंक रेट की बात होती है। रेपो रेट में क्या होता है, सेंट्रल बैंक चार्ज ऑन रीपर्चेज ऑन सिक्योरिटी, यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है रिपर्चेज करने पे सिक्योरिटी पे, ठीक है ना। अच्छा, बैंक रेट इज जनरली हायर होता है, ये हमने पढ़ लिया, ये लोअर होता है, ठीक है ना। अच्छा, इम्पैक्ट द फाइनल, ये कस्टमर पे इफेक्ट डालता है, इम्पैक्ट डाल रहा है कस्टमर पे, ये कस्टमर पे इम्पैक्ट नहीं डालता है रेपो रेट, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं बैंक रेट की, तो बैंक रेट यूजुअली मीन डीलिंग विद द लोन, ये लोन के साथ डील करता है और ये सिक्योरिटी के साथ डील करता है, ठीक है ना, ये सिक्योरिटी के साथ डील करता है रेपो रेट। इसमें कोई कोलेट्रल नहीं होता, इसमें कोलेट्रल होता है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे कोलेट्रल होता है क्योंकि कॉमर्शियल बैंक सेल करती है, एक्ट एज कोलेट्रल, सिक्योरिटी को जो सेल और रिपर्चेज की बात होती है ना, तो वो रेपो रेट में होती है, इसलिए यहाँ पे जो वो कोलेट्रल की बात होती है, ठीक है ना। देयर इज नो रिपर्चेज एग्रीमेंट इन केस ऑफ बैंक रेट, बैंक रेट के केस में कोई भी रिपर्चेज एग्रीमेंट नहीं होता, बट यहाँ पे रिपर्चेज एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं बैंक रेट, इट यूजुअली डिटरमाइंड लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट इन इकोनॉमी, यानी कि लॉन्ग टर्म की बात होती है यहाँ पे, और ये जो वो फंड रिक्वायर्ड टू शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म फंड की जो बात किस में होती है, रेपो रेट में होती है, ठीक है ना। देखो अब करते हैं हम रिवर्स रिजर्व रेशियो, इसमें रिजर्व रेशियो के अंदर आते हैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है ना। ये रेशन लिखा हुआ है, ये रेशियो होता है, एन इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, ये रेशियो होता है। अभी करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो का क्या मतलब हो गया कि सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 के अंदर क्या होता है कि आरबीआई के पास कुछ प्रोपोर्शन हमें जो है वो कुछ प्रोपोर्शन होल्ड रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है ना, किसके लिए, कंट्रोल करने के लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक एक्स्ट्रा सेक्शन बना रखा है, जिसके अंतर्गत हमें क्या है कि कुछ प्रोपोर्शन आरबीआई के पास हमें रखना होता है अपना कैश का, ठीक है ना, ये इसमें बोला गया था। नेक्स्ट करते हैं एसएलआर, स्टेटरी लिक्विड रेशियो, एवरी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एज लिक्विड एसेट, लिक्विड कैश में हमें कुछ प्रोपोर्शन, अब देखो जो सीआरआर था उसमें तो आरबीआई के पास रखना पड़ता था, बट अगर हम एसएलआर की बात करें तो एसएलआर में क्या है, हमें खुद के पास जो पैसा रखना होता है, कुछ कुछ प्रोपोर्शन, ठीक है ना, मेंटेन रखना होता है कुछ, जैसे कि कैश में हो चाहे गोल्ड वैल्यू में हो, एट द प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट मार्केट प्राइस, जो कि करंट मार्केट प्राइस से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, सीआरआर में तो हमें आरबीआई के पास रखना होता था, आरबीआई के पास रखना होता था सीआरआर में, और हम एसएलआर की बात करते हैं तो एसएलआर में जो है, एसएलआर में बैंक खुद अपने पास रखते थे, ठीक है ना, ये अपने पास रखते थे इसमें। अच्छा, इन अनक्यूम्बर्ड इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट डेवलपमेंट लोन होती है, और इसमें जो आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि अदर इंस्ट्रूमेंट की भी बात करता है, इसमें नोटिफाइड बाय द आरबीआई। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है एसएलआर की, 40% होती है, ये याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो सीआरआर और एसएलआर में हम डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। देखो सीआरआर क्या होता था, परसेंटेज ऑफ मनी विद द बैंक हैज टू कीप्ड विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में कुछ प्रोपोर्शन जो वो कॉमर्शियल बैंकों को जो आरबीआई के पास हमें रखना होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं एसएलआर की, तो बैंक कीप टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड डिमांड लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स एज
स्पेसिफाई बाई आरबीआई, आरबीआई ने ये स्पेसिफाई कर रखा है कि कुछ प्रोपोर्शन आपको अपने पास भी रखना होगा, कुछ प्रोपोर्शन अपने पास रखना होगा, तो वो एसएलआर की बात करता है। जब हम आरबीआई के पास कुछ प्रोपोर्शन हमें रखना होता है तो वो सीआरआर में बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रिजर्व इन फॉर्म ऑफ, अब देखो आरबीआई के पास हमें कैश में रखना होता है, ये बात अभी पीछे स्लाइड में आई थी कि आरबीआई के पास जो है वो हमें कैश की फॉर्म में कुछ प्रोपोर्शन हमारा बैंकों का, जैसे कि एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, इन सारी बैंकों का जो आरबीआई के पास कुछ प्रोपोर्शन कैश में जो है वो होल्ड रखा होता है, ठीक है ना। अगर हम एसएलआर की बात करें तो एसएलआर में देखो कैश भी हो सकता है, अदर एसेट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है ना, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी हो सकती है। अच्छा, इफेक्ट की बात करें हम तो देखो सीआरआर किस पे इफेक्ट डालता है, इट कंट्रोल एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जब एक्सेस मनी हो जाती है तो आरबीआई क्या करती है कि कुछ प्रोपोर्शन जो वो अपने पास रखना शुरू कर देती है बैंकों का, ठीक है ना। तो जिससे इससे क्या कंट्रोल होता है, इससे इकोनॉमी का फ्लो जो है मनी का वो कंट्रोल हो जाता है। बट अगर हम एसएलआर की बात करें, इट इज हेल्प द मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपॉजिटर बाय द सेलिंग ऑफ बॉन्ड। अब मान लीजिए किसी कस्टमर ने डिमांड कर दी अपने पैसे को लेने के लिए, ठीक है, तो बैंकों को ये भी तो होना चाहिए कि उनके पास भी तो वो चीज जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, कैश हो चाहे गोल्ड हो चाहे सिक्योरिटी हो। तो इसलिए जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए इन्हें अपने पास भी कुछ प्रोपोर्शन रखना होता है। मेंटेन मेंशन विद, अब मेंशन देखो ये आरबीआई ने मेंशन किया, ये बैंक खुद से अपने आप इटसेल्फ कर सकता है, ठीक है ना, एसएलआर। अच्छा, रेगुलेटर की बात करें, रेगुलेट जो है वो ये लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है इकोनॉमी की, और ये क्रेडिट ग्रो इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए लोन वगैरह की जरूरत पड़ जाती है अपनी, जैसे कि हमारा गोल्ड बैंक में जमा, तो उसके उस पे हमने अपना जो है वो लोन लेने की चाह रखते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व की बात करते हैं तो बैंक डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिट इन सीआरआर। अब देखो आरबीआई के पास हमारा पैसा जमा है, मान लीजिए एसबीआई का आरबीआई के पास पैसा जमा है कुछ प्रोपोर्शन, ठीक है ना, जो कि लॉ में बोल रखा है सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 में ऐसा बोल रखा है। बट जो पैसा आरबीआई के पास बैंकों का जमा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बैंकों को, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा, लेकिन एसएलआर की बात करें तो कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन एसएलआर, एसएलआर में जो इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट विद द आरबीआई चार्ज व्हेन द कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम, इट इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या हो गया कि जब बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक जो बोरो कर रही है मनी को, आरबीआई से पैसा उधार ले रही है कॉमर्शियल बैंक, तो वो रेपो रेट हो गया, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट विद आरबीआई प्ले, कॉमर्शियल बैंक व्हेन दे पार्क देयर एक्सेस कैश विद सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अब मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक का पैसा जो वो आरबीआई ने ले लिया है, कॉमर्शियल बैंक यानी अदर बैंक से का पैसा ज्यादा जो है वो आरबीआई के पास चला गया है, यानी आरबीआई ने जो है वो ले लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स रेपो रेट। अब सीधी सी बात है, देखो रेपो रेट का मतलब क्या हो गया, रेपो रेट का मतलब हो गया कि बैंक ने उधार लिया, यहाँ पे बैंक उधार लेती है किससे, आरबीआई से, आरबीआई से। और जब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो की, रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आरबीआई लेता है किससे, अदर बैंकों से, जिसमें कॉमर्शियल बैंक भी आती, कॉमर्शियल बैंक जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये बात होती है। अभी देखो रेपो रेट एग्रीमेंट क्या होता है, अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, मोर डिपॉजिट फ्रॉम बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक मोर डिपॉजिट कर देगी किसके पास, आरबीआई के पास। अब ये इधर जा रहा है ना, तो आरबीआई के पास मोर डिपॉजिट कर देगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स रेपो एग्रीमेंट बोलेंगे। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, उल्टा, यानी कि कॉमर्शियल बैंकों का पैसा किसके पास ज्यादा जमा है, आरबीआई के पास, ठीक है ना। अगर लेस कैश टू लैंड बोरोवर, ठीक है ना। अब रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट एग्रीमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो रेपो रेट में क्या, आरबीआई जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड टू बैंक कॉमर्शियल, ठीक है ना, वहां पे तो हमारा आरबीआई के पास है, बट आरबीआई यहाँ पे लैंड कर रही है टू द बैंकों को, यानी कि बैंकों को पैसा उधार दे रही है आरबीआई, कॉमर्शियल बैंकों को पैसा जब उधार दे रही है आरबीआई, तो उसको रेपो रेट बोलेंगे। और रिवर्स रेपो यानी कि अदर बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, सीधी सी बात। मोर कैश टू लैंड जो बोरोवर का जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने बैंक रेट किया, रेपो रेट किया, रिवर्स रेपो रेट किया, और कैश रिजर्व रेशियो किया था, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम करने वाले हैं
जो वो गुडविल क्या होता है, ठीक है ना। गुडविल अकाउंटिंग का जो टॉपिक है उसको हम कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।